हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट 4 के आपके सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगी कि हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आपको सारे बीएड के रिलेटेड टीचिंग नोट्स सारे आपको मिलते हैं। आप आगे कुछ भी करेंगे बीएड के रिलेटेड तो आपको यहाँ पे to the time updated videos for the all the notifications of your vacancies and all will be given here, तो आप सब्सक्राइब करें। दूसरी इंस्ट्रक्शन मेरी यही होगी आपको कि आप वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज कई बार ना नोट्स में हम सब कुछ नहीं लिख सकते। दैट इज़ वेरी मच ह्यूमन थिंग दैट कि हम कुछ भी नोट्स में सब कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, थोड़ा बहुत हम की पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन सब कुछ अगर हम लिख देंगे तो एक तो बुक ही प्रिंट होगी वो तो, राइट। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो चाहे नोट्स में नहीं गिवन, लेकिन मैं आपको बोल के बता दूंगी वो चीज़, राइट। सो दिस इज़ अ थिंग। बस हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले, फर्दर टाइम एंड विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करते हैं। तो जो आपका यूनिट 4 का बी पार्ट है दैट इज एजुकेशन फॉर नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट हम एक डेफिनेशन से करते हैं तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने दिया है, और वो कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन कैन नॉट बी बिल्ट बाय ब्रिक और मोर्टार। ठीक है, कि नेशनल इंटीग्रेशन ऐसी चीज़ नहीं है जो मटेरियलिस्टिक है, जिसे आप ब्रिक या कुछ और चीज़ से बना लेंगे। नो, इट कैन नॉट बी बिल्ट बाय चिसेल एंड हैमर। ठीक है, आप इसे हैमरिंग करके भी नहीं बिल्ड कर सकते, आप इसे ब्रिक से बिल्ड ही कर सकते। तो कैसे बिल्ड होगी? इट हैज़ टू ग्रो साइलेंटली इन द माइंड्स। नेशनल इंटीग्रेशन कोई ब्रिक या आपकी ईंट रखने से या हैमरिंग करने से नहीं होगा। कैसे होगा? इट हैज़ टू ग्रो साइलेंटली इन द माइंड। आपके माइंड में बड़े ही धीमी तरह, बिना आवाज़ के नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है और डेवलप होता है। एंड हार्ट्स ऑफ मेन, और आपके दिलों में नेशनल इंटीग्रेशन होता है, आपके दिमाग में नेशनल इंटीग्रेशन होता है, आपके मन में होता है। द ओनली प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। और नेशनल इंटीग्रेशन का केवल एक ही प्रोसेस है, क्या है? एजुकेशन। कितनी सुंदर डेफिनेशन है, वाओ। आई जस्ट लव दिस डेफिनेशन बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। और आपको पता है इनके 5 सितंबर को इन्हीं के रिलेटेड बर्थडे मनाया जाता है। ठीक है, तो इनके ही डे के नेम से हम नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है नेशनल इंटीग्रेशन की? ठीक है, सो दिस इज द रियल एसेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्या है नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? अब हुमायूं जो कबीर हैं, हुमायूं कबीर ने बोला है कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन कह रही, नेशनलिज्म का मतलब होता है, जो हुमायूं कबीर ने कहा है कि नेशनलिज्म इज दैट विच डिपेंड्स ऑन वी फीलिंग टुवर्ड्स अ नेशन। मतलब आपके अंदर अगर वी फीलिंग है, हमेशा मैं तू नहीं, वी फीलिंग टुवर्ड्स अ नेशन इज नेशनलिज्म। हम, हमारा देश, हम सब, दिस इज कॉल्ड वी फीलिंग एंड नेशनलिज्म स्पिरिट। ठीक है, और एक और डेफिनेशन करते हैं जो किसने गिवन है, जो जिसने दी है रिपोर्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस 1961। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस 1961 ने बोला है कि नेशनलिज्म इज अ साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट ऑफ अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, solidarity and cohesion in the hearts of the people, a sense of common citizenship and a feeling of loyalty to the nation। अब ये रिपोर्ट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस 1961 कहता है कि नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है ये एक साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल प्रोसेस है एक तो। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, इस प्रोसेस के थ्रू एक फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ यूनिटी, सॉलिडारिटी और कोहेजन, COHESION, कोहेजन। ठीक है, किसमें? लोगों के दिलों में यूनिटी होती है, लोगों के सेंस, कॉमन सेंस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ सिटीजनशिप का मतलब क्या है? भारतीय होना, हिंदुस्तानी होना। ठीक है, यहाँ पे कोई धर्म के नाम पे सिटीजनशिप नहीं होती, यहाँ पे भारतीय और हिंदुस्तानी है आप, ये फीलिंग होना। एंड फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टू द नेशन, आप अपने देश के लिए लॉयल रहे। ठीक है, जो लोग देशद्रोही होते हैं
बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ मिलके अपने ही देश का खाते हैं और अपने ही देश को डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसे देश के लोगों को हम नेशनलिस्ट नहीं बोलेंगे। ऐसे देश के लोग नेशनलिस्ट नहीं होते। लॉयल्टी वो होती है, आप अपने देश में रह रहे हैं, अपने देश में खाते हैं, अपने देश के लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं। नेशनलिज्म वो होती है जब आपके अंदर अपने देश के लिए लॉयल्टी हो, कि कुछ भी हो जाए। अब जो अभिनंदन थे, अभिनंदन वॉज अ फाइटर पायलट। याद होगा कि जब वो फाइटर पायलट फ्लाई कर रहे थे, जब वो प्लेन, फाइटर प्लेन, तो वो पाकिस्तान में जाके गिर गया, पानी में गिरा था वो, और उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स थे। ठीक है, मैप का मतलब होता है बड़ी संदिग्ध इंफॉर्मेशन थी उसमें हमारे देश के डिफेंस के रिलेटेड। तो जैसे ही वो पानी में गिरा, पाकिस्तानी आर्मी और लोग उनको घेरने आ गए, पकड़ने आ गए, तो उन्होंने मैप को खा लिया, निगल लिया मैप को अपने मुंह में चबाया और खा गए। बिकॉज उन्हें पता था कि अगर ये मैप हाथ में लग गया तो मेरे देश के डिफेंस को खतरा है। फिर वो अरेस्ट हुए, मतलब उनकी, चलो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे बिकॉज ही वॉज अ इंडियन फाइटर पायलट, और कुछ करते तो देश का रिटेलिएशन तो फिर उनको सहना ही था। ठीक है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ चाय दी उनको और अच्छे से उनका देख रेख करा, शायद कुछ मेंटल टॉर्चर करा होगा, बट दीज आर्मी मैन आर ट्रेन फॉर दैट। ठीक है, लेकिन आप सोचिए उस सिचुएशन में भी अपने देश के लिए पहले सोचना इज अ बिग थिंग। दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म की। एलिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म क्या होते हैं? पहला तो होता है कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, एक डेफिनेशन है प्रोफेसर जेएस ब्रूबैचर, और वो कहते हैं अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स में प्रोफेसर जेएस कहते हैं कि उनके लिए जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जैसे कि लैंड, नेशनलिज्म इम्प्लाइज कास्ट एंड क्लास, लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशन। ठीक है, अब जब आप एक देश में रहते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है, कास्ट क्लास सिस्टम हो सकता है, हिस्ट्री अलग होती है, कल्चर ट्रेडिशंस अलग होते हैं। ठीक है, और ये एक देश को बनाते हैं, यही चीजें देश को बनाती है। देश का मतलब ये नहीं होता कि एक लैंड है और एक पीस ऑफ लैंड है, नहीं। देश का मतलब होता है उसकी भाषा, उसका कल्चर, उसकी हिस्ट्री, उसका ट्रेडिशन, उसका कास्ट, उसका क्लास। लैंड तो है ही है देश। ठीक है, हम एक देश को सिर्फ उसकी भूमि से देखते हैं, नहीं। देश, जब हम एक वर्ड को मेंशन करते हैं नेशन, तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, ये जेएस प्रोफेसर कहते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कॉमन लैंग्वेज। हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज है क्या? बिल्कुल नहीं है, हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जबकि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नेशनल लैंग्वेज नहीं है बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। बताओ किस लैंग्वेज को आप नेशनलिज्म का दर्जा दोगे? हाँ, संस्कृत को देना चाहिए। मुझे ये लगता है कि संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए, बस संस्कृत से ही काफ़ी सारी लैंग्वेजेस उभर के आई हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसा हो जाना चाहिए। हिंदी को बना देना चाहिए बिकॉज हिंदी संस्कृत का इजी वर्जन है। अगर हम संस्कृत को बना देते हैं तो बहुत सारे स्कूलों में संस्कृत कंपलसरी हो जाएगी, और ये हमारी ट्रेडिशनल भाषा है और जो सबको आनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है, लेकिन हमारी कोई नेशनल भाषा नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है? बिकॉज अगर हम एक भाषा को नेशनल भाषा का दर्जा देंगे तो बाकी भाषाओं के लोग विरोध करते हैं, और ये हुआ भी है, काफ़ी बार ये हुआ है। इसलिए नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? दो है, इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल लैंग्वेजेस हैं। बिकॉज हम हर मातृभाषा को नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते। अगर पंजाबी को बनाएंगे तो बताओ साउथ इंडियन वाले कहाँ जाएंगे? पहाड़ी कहाँ जाए? चलो पहाड़ियों को भी पंजाबी आती है, बट राजस्थानी, अगर राजस्थानी बना देते हैं, गुजराती बना देते, तो बताओ हमें तो आती नहीं राजस्थानी या गुजराती। हरियाणवी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है, शायद गाने सुनते हैं। पढ़ के दिखा दो, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, मलयालम इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, जल्दी कोई सीख नहीं सकता। ठीक है, तो कन्नड़ा, ये भी कुछ ऐसे, मतलब ये जो एक मदर टंग है उसको नहीं हम बना सकते। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है बिकॉज दैट इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबल लिंक लैंग्वेज। और हिंदी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे देश में हिंदी अब सब समझते हैं, बस लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन समझते सब हैं, आती सबको है, जवाब चाहे नहीं वो देते आपकी हिंदी बोलने पे, लेकिन हिंदी आती सबको।
ठीक है, कुछ गिने चुने स्टेट्स को नहीं आती है, इट्स ओके, उनमें से भी वो इंग्लिश तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, ये एलिमेंट है नेशनलिज्म का। कॉमन हिस्ट्री, हम सबकी एक कॉमन हिस्ट्री है, ठीक है। कॉमन हिस्ट्री क्या है? महाभारत आपने सुनी है, रामायण सुनी है, ये हमारी हिस्ट्री रही है। और हिस्ट्री क्या रही है? हमारी वॉर्स की हिस्ट्री रही है, ठीक है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, राणा संगा और बड़े बड़े जो अकबर, ये हमारे इंडियन के मुगलों के राजा जो थे, ठीक है। तो ये देखिए कितनी वॉर्स हिस्ट्री रही है हमारी। और हमारी हिस्ट्री कोई छोटी मोटी हिस्ट्री नहीं रही है, बहुत ही महान हिस्ट्री रही है। यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट आके भी हार गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर कहते हैं, सोचो वो इंडिया में आके भी हार गया था, ठीक है। तो देखो इतनी महान हिस्ट्री और इतने महान लोग रहे हैं हमारे देश में। और हमारे देश की अगर महाभारत की मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो 9-9 फुट के लोग होते थे, उससे भी ज्यादा 14-14, 15-15 फुट के लोग होते थे उस टाइम पे। चलो वो तो टाइम में लोग इसलिए बड़े थे बिकॉज दैट टाइम वॉज ह्यूज, दैट टाइम वॉज डिफरेंट, दैट टाइम वॉज डिवाइन, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे लोगों की फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। तो मतलब हिस्ट्री जो है वो हर तरह की है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, वॉर्स की हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, हर लेवल पे वो कॉमन है हमारे, बिकॉज हम इंडियन है तो हम सबको ये हिस्ट्री की नॉलेज है। नेक्स्ट वन इज कॉमन बाउंड्रीज। कॉमन बाउंड्रीज क्या है? हमारी स्टेट्स की बाउंड्रीज, हमारी सिटीज की बाउंड्रीज सेम है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया हम ट्रेवल तो कर सकते हैं, मूवमेंट हमारी पॉसिबल है, लेकिन बाउंड्रीज तो है। बाउंड्रीज जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज की भी बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्री तो वही है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो आपकी चाइना के साथ बाउंड्री है मैं नहीं मानता, ये मेरा देश है, नहीं, दैट इज इंटरनेशनल बाउंड्री। हम सबकी कॉमन इंटरनेशनल बाउंड्रीज है हमारे देश की। हमारे जो देश की नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ हमारी जो बाउंड्रीज शेयर होती हैं वो आपकी भी सेम है, मेरी भी सेम है, राइट। नेक्स्ट वन इज रिलीजन। हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार के रिलीजन है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म देखिए जो है वो चाइना का है, नेपाल का है, भूटान का है बुद्धिज्म, ठीक है। अब ये बुद्धिज्म का एग्जिस्टेंस इंडिया में भी रहा है। बिहार में लॉर्ड बुद्धा ने एनलाइटनमेंट करा था लोगों को, अपने स्पीचेस दी थी, ठीक है। तो बुद्धिज्म की जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिया में भी रही है, ठीक है। तो जो कंट्रीज हैं ये वाली, ये इंडिया के साथ इसलिए कनेक्टेड है बिकॉज उनके पिलग्रिमेज यहाँ पे है। और बहुत सारे बुद्धिस्ट हमारे देश में भी रहते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं। साउथ इंडिया में आप चले जाओ तो देयर आर वेरियस क्रिश्चियंस, बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्रिश्चियंस हैं वहाँ पे, ठीक है। दूसरा बात करें हिंदुइज्म, तो हिंदुइज्म की तो अरुणाचल प्रदेश आप देख लें, ठीक है। तो बहुत सारी, हिमाचल को देख ले, देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि कटरा में तीर्थ स्थल है हमारे। तो सिखिज्म को अगर हम देखें तो गोल्डन टेम्पल है, कितना बड़ा तीर्थ स्थल है हमारा, ठीक है। सिखिज्म भी है और जैनिज्म भी है, ठीक है। तो हमारे जो इस्लाम है वो भी रिलीजन है। तो हमारा जो कंट्री है उसमें विभिन्न रिलीजन फॉलो होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये रिलीजन कॉमन है। कॉमन कैसे है? बिकॉज हिंदुइज्म को भी बिलोंग करता है, सिखिज्म को बिलोंग करता है रिलीजन, लेकिन ये कॉमन रिलीजन है जो आपको हमारे देश में देखने को मिलेंगे, कहीं और देश में नहीं इतने रिलीजन है आपके पास, ठीक है। दीज आर रिलीजन्स वेरियस टाइप्स, बट ये कॉमन है हमारे लिए, हम सबके लिए ये आम रिलीजन है, ठीक है। हम सब इनके बारे में जानते हैं, इनको रिस्पेक्ट करते हैं। शायद आपने देखा नहीं होगा, कुछ हिंदू मस्जिद में माथा टेकने जाते हैं, कुछ हिंदू गुरुद्वारों में जाते हैं, कुछ हिंदू मोनास्ट्रीज में जाते हैं। वहीं सिखिज्म में भी ऐसा होता है, कुछ सिख मंदिरों में आते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, लाइक प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके पास सिख भी तो जाते हैं, चाहे वो हिंदुइज्म को बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म के हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं। तो दैट इज द रिलीजियस यूनिटी इन आवर नेशन, ठीक है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम एंड ट्रेडिशंस हमारे कॉमन कैसे हैं? हमारे कुछ फेस्टिवल्स अगर आप देखें तो हिंदुओं को भी सेम है, सिखिज्म के भी सेम है, जैसे दिवाली, ठीक है, जैसे होली,
ठीक है, नाम अलग अलग हैं लेकिन फेस्टिवल्स तो सेम है, कस्टम्स भी सेम होते हैं। जैसे कि करवा चौथ हिंदुओं में होता है लेकिन सिख भी फॉलो करते हैं, मुसलमान भी फॉलो करते हैं, जिनका ये फेथ है कि हमें भी मनाना है। तो क्रिसमस हमारा चाहे नहीं है लेकिन हम सेलिब्रेट करते हैं, स्कूल्स में पार्टीज करते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज आर कॉमन कस्टमाइज ट्रेडिशंस। हम डिफरेंट रिलीजन से आते हैं लेकिन हम बड़े धूमधाम से ये फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज नेशनलिज्म इज नेशनल इंटीग्रेशन। अब नेशनलिज्म कैसे आपकी नेशनल इंटीग्रेशन को दिखाता है? अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? पहले तो सेंटिमेंट्स होती हैं, सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। सेंटिमेंट होनी चाहिए पहले, तो आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन की, ठीक है। फिर आपकी फीलिंग ऑफ वननेस होनी चाहिए कि हम सब जो हैं अलग अलग लोग हैं लेकिन हम सब एक हैं, ठीक है, हम एक ही देश को बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक ही हमारी माता है भारत माता, ठीक है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इमोशनल एंड लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी। हम अलग अलग सोसाइटीज को बिलोंग करते हैं, अलग पॉलिटिकल कल्चर से आते हैं, स्ट्रक्चर से आते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अलग होता है, इमोशनल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, लेकिन हम सबकी ये यूनिटी है। डिफरेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इमोशनल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल यूनिटी ही हमें सबको साथ जोड़ती है। नेक्स्ट वन इज लॉयल्टी टू नेशन। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप अपने देश के लिए लॉयल रहें। वही जो मैंने आपको पॉइंट पहले बताया था वो यहाँ पे भी आता है, बिकॉज नेशनल इंटीग्रेशन में लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकते। गद्दारी कैसे होती है? करप्शन करना, ठीक है, झूठ बोलना, क्राइम करना, देश के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना। अब ये लॉयल नहीं है लोग जो ट्रैफिक रूल्स को अनफॉलो करते हैं, ठीक है, उसको उसके अगेंस्ट जाते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा हेलमेट नहीं पहनते, ठीक है। बसेस में मैंने बच्चों को देखा है कि बस में बिस्किट खाया, रैपर बाहर। आते जाते बसेस जो जाती हैं स्कूल्स की, अगर आप देखें ध्यान से, बच्चे रैपर बाहर फेंकते हैं, बॉटल्स फेंक देते हैं बाहर, ठीक है। तो आप जरा बताएं कि आप छोटी छोटी चीजें अपने देश को बेहतर बनाने के लिए नहीं कर सकते? आप जरा सतलुज देखें, यमुना देखें, गंगा देखें, ये लोग क्या करते हैं? प्लास्टिक की थैलियों में कूड़ा लेके आते हैं और वहां फेंक देते हैं। इज दिस एक्सेप्टेबल? आप अपने घर में कूड़ा नहीं फेंकते, आप नदियों में कैसे कूड़ा फेंक रहे हैं? वो हमारा लार्जर होम है इंडिया। आप अपने घरों में सफाई करो, देश की भी सफाई करो, ठीक है। जहां गीला और सूखा कूड़ा जो है वो अलग अलग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब जितना ये गीला और सूखा कूड़ा इकट्ठा होगा उतनी ही डिफिकल्टी होगी हमारे जो मैनुअल वर्कर्स हैं, जो हाथों से काम करते हैं, ठीक है। लोग कांच और ब्लेड जैसी तीखी चीजों को ऐसी फेंक देते हैं डस्टबिन में। सोचो अगर वो जानवर खा ले, अगर किसी के हाथ में वो लग जाए। जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं, जो कूड़ा छांटते हैं, बेचते हैं, उनको तो ये करना पड़े, उनके हाथों में लगते हैं ये। क्या इन्फेक्शन नहीं होगी? क्या दर्द नहीं होगा? क्या किसी जानवर की जान नहीं जा सकती? आप ये छोटी छोटी चीजें क्यों नहीं चेंज करते? ये जो कांच है, ये जो ब्लेड है, इसे अच्छे से कवर करो न्यूज़पेपर से, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक रैप चढ़ाओ और उसके ऊपर लिखो कांच या ब्लेड, ताकि उनको पता चले हाँ इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है। तो वो उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे और उसको खोलेंगे भी नहीं, राइट। या उसको खोलेंगे भी तो बड़े ध्यान से खोलेंगे, राइट। और अगर आप उसे फेंकते हैं तो कूड़े वाले को बताएं कि ये कूड़ा मत फेंकना जानवरों के, कि वो उनके कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। दूसरा, सब्जी लेने जाते हैं तो कम से कम कपड़े का थैला लेके जाएं, ताकि प्लास्टिक के थैले ना लेना पड़े आपको वहां पे। मैं तो कह देती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए प्लास्टिक का थैला, मैं अपने बैग में डाल लूंगी, ठीक है। बैग नहीं होगा तो मैं ऐसे ही ले जाऊंगी, ठीक है। या कुछ ना कुछ कपड़े का थैला मेरे पास हमेशा होता ही है कि कहीं भी जरूरत पड़ जाए, कुछ सामान लेना है तो उसमें कैरी कर सके। अपने घर से टिफिन लेके जाएं स्टील के। अगर कुछ लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपको दूध लेना है तो डोलची लेके जाओ अपनी स्टील की। आपको गोलगप्पे खाने हैं तो अपनी खुद की वो एक पैक करवाना है तो कुछ, जब गोलगप्पे वाला आपको थर्माकोल देता है ना, तो उसकी जगह स्टील के बर्तन आप खुद की कोली ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इट्स वेरी मच एक्सेप्टेबल और हाइजीनिक रहता है, ठीक है। खुद के डब्बे ले जाओ, उसमें पैक करवा लो, प्लास्टिक की चीजों को मना कर दो। तो दिस इज लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन। बहुत सारी चीजें ऐसे हम कर सकते हैं। पेड़ लगा सकते हैं अपने बर्थडे पे, हर साल एक बर्थडे पे पेड़ लगाओ और आप देखोगे कि कितनी ग्रीनरी होगी आपके सामने,
राइट। तो ये सारी रिलेटिव टू नेशन है, यही नेशनल इंटीग्रेशन आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इमोशनल इंटीग्रेशन की बात अब करते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन तो हो गया, अभी इमोशनल इंटीग्रेशन क्या है? इमोशनल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देते हैं पंडित नेहरू। पंडित नेहरू कहते हैं कि emotional integration of Indian people is important so that we weld into one strong national unit, maintaining at the same time all our wonderful activity। वो क्या कहते हैं? पंडित नेहरू कहते हैं कि हम लोगों में इमोशनल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपने देश को अपने तरीके से ना देखें, ना उसमें अपने तरीके से चेंजेस लेके आए, बल्कि देश को एक यूनिट समझे। जैसे 4 यूनिट का अभी हम बी पार्ट कर रहे हैं, इट मीन्स बी पार्ट किसके अंडर है, किसके सबॉर्डिनेट है? यूनिट 4 के। यूनिट 4 इज ए मेन क्राइटेरिया, यूनिट 4 इज ए मेन हेडिंग, उसके नीचे ये सब टॉपिक्स हैं। बिल्कुल वैसे ही इमोशनल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन आपके सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। नेशन आपका मेन हेडलाइन है, ठीक है। ये चीजें होनी चाहिए ताकि आप किसके तरफ बढ़ते जाओ? मेन टॉपिक, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिट। और हमारी एक्टिविटीज भी ऐसी हों जो नेशनल इंटीग्रेशन और इमोशनल इंटीग्रेशन की तरफ हमें लेके जाए। ऐसी एक और डेफिनेशन है, यहाँ पे नहीं गिवन है, अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपको पता चलेगा। हुमायूं कबीर कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन रेस, लैंग्वेज, रिलीजन और ज्योग्राफी, सिंगली और कलेक्टिवली। सिंगुलरली होगा, सिंगली लिखा हुआ, सिंगुलरली और कलेक्टिवली, दो दे हेल्प आउट बट ऑन द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन। हुमायूं कबीर कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन लैंग्वेज, रिलीजन, ज्योग्राफी या रेस के ऊपर नहीं होता है, ये एक सिंगल या कलेक्टिव एंटिटी नहीं है, ये तो वो फीलिंग है जो हमें अपने देश के साथ जोड़ती है, ठीक है। इमोशनल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन तो वो फीलिंग है जो हमें देश के साथ जोड़ती है, ये हुमायूं कबीर का कहना है, ठीक है। अब नीड क्या है नेशनल इंटीग्रेशन की? ठीक है, टू मीट द थ्रेट ऑफ फॉरेन एग्रेशन। अब बहुत सारी कंट्रीज है जैसे यूएसए या चाइना जैसी कंट्रीज हैं जो हमारे देश का भला नहीं चाहती, इनके पास इतनी पावर है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, कि ये मेनली हर ऑर्गेनाइजेशन में लीड रोल रखते हैं और ये अपना फायदा उठाते हैं। इंडिया जैसी कंट्री पर अपना अग्रेशन निकालते हैं ताकि हम कहीं सुपर पावर ना बन जाए, कहीं हम डेवलप कंट्री ना बन जाए। तो ये हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाते हैं, टैक्स टैरिफ्स मतलब इंटरनेशनल आप थ्रेट्स रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ट्रेड के, ठीक है। टैरिफ्स होती हैं, ये हमारे ऊपर फाइन्स लगाते हैं, इंटरनेशनल इंटरेस्ट बढ़ाते रहते हैं हमारा। हर कंट्री एक डेट लेती है, एक कर्जा लेती है, लोन लेती है ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करे। हमारे देश ने भी लिए हुए हैं लोन, तो ये अपना इंटरेस्ट बढ़ाते रहते हैं, बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये यूएसए ही चलाता है, ठीक है। तो ऐसे अब फॉरेन एग्रेशन को हम मीट करने के लिए हमारी नेशनल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर देश के ही लोग यूनाइटेड नहीं होंगे तो कोई भी बाहर की कंट्री आके हमें स्लेव बना लेगी, जैसे ब्रिटिशर्स ने बनाया, राइट। तो नेशनल इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कोई और देश आप पर कब्जा ना करे। डाइवर्सिटी, हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, अगर हमारे देश के लोगों में यूनिटी नहीं हुई ना तो वो लड़ते मरते रह जाएंगे, तो इसलिए यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक नेशन है। अब नेशनल इंटीग्रेशन इसका एक पार्ट है डेमोक्रेसी का। अगर डेमोक्रेसी है तो हम सब में नेशनल इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने देश की डेमोक्रेसी को मेंटेन कर पाएंगे। अगर नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हुई तो ये पॉलिटिकल लीडर्स आज जो आपको अच्छे दिख रहे हैं, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीबॉडी जी, मैं आपको जनरल बात बता रही हूँ, चाहे वो आज की है, चाहे हमारे पास्ट की है, चाहे वो फ्यूचर की, अगर हम सब यूनाइटेड नहीं हुए एज सिटीजन ऑफ द नेशन, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं जो आपकी नज़रों में अच्छे बनते हैं, वोट मांगते हैं, ये कल को डिक्टेटरशिप बन जाएगी। डेमोक्रेसी हटके डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तब आपके राइट्स छीने जाएंगे, आपकी नौकरियां छीनी जाएंगी, आपको स्लेव बना के रखा जाएगा, ठीक है। ये सब ना हो तो डेमोक्रेसी को हम कंटिन्यू कर पाए। नेशनल इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट प्रेजेंट टाइम चैलेंजेस। हमारे देश में इतने चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी, करप्शन, विमेन क्राइम हो रहे हैं हमारे देश में, ठीक है। हमारे देश में हेल्थ की इतनी चैलेंजेस हैं, हमारे देश में लॉयर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस की कमी है, ठीक है। हमारे देश में अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की कमी है, हमारे देश में लीडर्स की कमी है, अच्छे लीडर्स नहीं है हमारे देश में इतने। तो ये जो प्रेजेंट टाइम चैलेंजेस है और भी बहुत सारे चैलेंजेस है, ये नेशनल इंटीग्रेशन हमें मदद करती है, बिकॉज अगर हम नेशनली यूनाइटेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, तो हम ये चैलेंजेस को समझेंगे और इसके लिए काम करेंगे, सॉल्यूशंस लेके आएंगे, राइट।
सो नेक्स्ट वन इज ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स की बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं? ऑब्स्टेकल्स हैं जैसे कि कम्युनल कैसे प्रोनाउंस करना भाई, मेरी तो टंग को क्या हो गया, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इज वन ऑफ द ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल हो, 36 सालों से 36 ईयर से हमारे देश में इंडिपेंडेंस है, ठीक है, लेकिन कोई और चीज आती है और वो हमारे देश के पीस को डिसरप्ट कर देती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कुछ लोग होते हैं जो बड़े कट्टर होते हैं अपने रिलीजन को लेके, ठीक है, जैसे कि कोई रिलीजन का नाम नहीं, फॉर एग्जांपल देयर इज रिलीजन ऐसे करके कोई भी XYZ रिलीजन ले लो, ठीक है, वो XYZ रिलीजन के जो लोग हैं वो बड़े कट्टर हैं और वो अपने ही देश के लोगों, अपने ही कम्युनिटी या रिलीजन के लोगों को सपोर्ट करते हैं, बाकी सबको वो इग्नोर करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं देते, बाकियों को जॉब में नहीं रखते, तो ये अपने ही लोगों को फेवर करते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कम्युनलिज्म। तो ये जो कट्टरपंथी है ये खत्म हो जानी चाहिए, ये ऑब्स्टेकल है, ये जो कट्टरपंथी है ना अपने रिलीजन अपनी कम्युनिटी को लेके इनको ही फेवर करना, इसे हम कहते हैं कम्युनलिज्म, और ये ऑब्स्टेकल है नेशनल इंटीग्रेशन में। प्रोविंशियलिज्म, प्रोविंशियलिज्म का मतलब होता है कि सेम दैट कि कुछ लोग अपने ही एरिया के लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपने ही एरिया के बारे में सोचते हैं, या प्रोविंशियलिज्म का मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि कुछ लोग बड़े ही स्ट्रिक्ट वे में सोचते हैं कि ये जो रीजन के लोग हैं ये तो ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ लोग ये मिथ लेके चलते हैं कि ये जगह के लोग ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडियंस बाहर चले जाएं तो लोगों का माइंडसेट क्या होता है, इनको तो कुछ आता ही नहीं होगा, दिस इज अ पुअर कंट्री, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। इंडिया इज नॉट एनी मोर अ पुअर कंट्री, इंडिया इज नाउ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसने जर्मनी को भी हटा दिया, ठीक है, जर्मनी को भी हमने पीछे कर दिया, नाउ इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी रिसेंट न्यूज है ये, ठीक है। अब जो ये न्यूज वगैरह नहीं पढ़ते उनके लिए तो वही है कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री, ठीक है। एक सोच पर स्थिर हो जाना, एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट आप लेके चलना, तो दैट इज प्रोविंशियलिज्म। ये एक जगह के लिए भी हो सकती है कि अपने ही रीजन के लोगों के अपने ही रीजन की डेवलपमेंट करना, अपने ही रीजन के बारे में सोचना, आपको बाकियों से लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप पंजाब में रहते हैं, आपको पंजाब से ही लेना देना, बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए पंजाब, इंडिया इज नथिंग, ठीक है। सो दैट इज प्रोविंशियलिज्म। ये दो रीजन है, ठीक है। तो ये ऑब्स्टेकल है। परसिस्टेंस इन इनइक्वालिटी, अगर समाज में इनइक्वालिटी रहेगी, लोगों को समानता नहीं मिलेगी, तो ये भी ऑब्स्टेकल है। लिंग्विज्म, भाषा पर लड़ते रहना, ठीक है, कि मेरी मातृभाषा अच्छी है, मेरी मातृभाषा अच्छी है, मेरी पंजाबी, मेरी गुजराती, मेरी राजस्थानी, तो दिस इज ऑब्स्टेकल। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि लोगों को अगर रोजगार ही नहीं मिलेगा तो उनके अंदर नेशनल इंटीग्रेशन तो दूर की बात है, पहले वो अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करेंगे। फिजिकल नीड्स क्या होती है? हंगर। ये मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड है ना, कि पहले हमारे लिए फिजिकल नीड इंपॉर्टेंट होती है, हंगर, वाटर, ठीक है, फूड, वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारे लिए ये बेसिक चीजें नहीं ना मीट हो रही, तो नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग तो बात की बात है, पहले हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा ऑब्स्टेकल है। अगर लोगों की एम्प्लॉयमेंट होगी तभी वो नेशनल इंटीग्रेशन सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। लैक ऑफ विजन इन एजुकेशन, हमारे देश के जो एजुकेशन है उसका एम अगर नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है तो बच्चों में नेशनल इंटीग्रेशन की भावना नहीं हम इनकलकेट कर सकते, ठीक है। तो पहले विजन ऐसा होना चाहिए, अगर विजन नहीं है तो ये ऑब्स्टेकल है। लैक ऑफ सोशल सेंस, अगर हम लोगों में सोशल यूनिटी नहीं है, सोशल एकता नहीं है, जब हम अपने ही देश को अच्छे से नहीं समझते, बताओ नेशनल इंटीग्रेशन कैसे आएगी? लोग तो अपने ही देश को बुरा भला बोलते हैं, अपने ही देश के बारे में नहीं जानते, अपने ही हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते, कल्चर के बारे में नहीं जानते, लोगों के व्यवहार, लोगों की भाषाएं के बारे में नहीं जानते, इज्जत नहीं करते रिलीजन की, तो बस आओ नेशनल इंटीग्रेशन तो दूर की बात है। एजुकेशन क्या होनी चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन की? पहले तो प्ली फॉर नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पहले तो एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ये CBSE है, ये ICSE है, ये स्टेट बोर्ड है। मुझे एक बात बताओ, क्या नेशनल एजुकेशन बोर्ड है हमारे देश में? नहीं है। हमारे देश में अलग अलग बोर्ड एजुकेशन सिस्टम है और बच्चे अलग अलग एजुकेशन बोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। एक ऐसा एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए जो नेशनली सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट चलाए। फिर होना चाहिए करिकुलम।
करिकुलम बड़ा अच्छा होना चाहिए, जैसे हमारे डिफरेंट लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मदर लैंग्वेजेस को या फैमिली लैंग्वेजेस को ऐड ऑन करना चाहिए करिकुलम में। टेक्स्ट बुक हमारी जेंडर न्यूट्रल हो, भाषा उसकी ठीक हो, हिस्ट्री वैलिड हो और सही हिस्ट्री हो। बड़ी ही मॉडिफाइड हिस्ट्री आजकल बुक्स में देखी जा रही है कि हिस्ट्री गलत होती है कई बारी, और वही बच्चे पढ़ लेते हैं। नहीं, मुगलों और जो भी आपकी हिस्ट्री रही है उसको ठीक से दिखाओ, क्यों इतना बढ़ा चढ़ा के गलत हिस्ट्री को दिखाते हो आप? ठीक है, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो बुक्स है उनकी ठीक होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन जो स्पेशली सोशल साइंसेस जैसी एसएसटी जैसे सब्जेक्ट है ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है, इनकी तो लैंग्वेज बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जेंडर न्यूट्रल, कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजन को महान कुछ नहीं दिखाना है इसमें। ठीक है, रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज भी ऐसी हो जिसमें बच्चों की नेशनल इंटीग्रेशन बढ़े, जैसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना, अपनी नेशनल लैंग्वेज सेलिब्रेट करना, नेशनल लैंग्वेज तो सॉरी है नहीं, सॉरी मदर टंग लैंग्वेज को सेलिब्रेट करना, अपने देश के संस्कृति दिवस को सेलिब्रेट करना, जैसे दिवाली, क्रिसमस, आपके कस्टम ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करना। बच्चों के अंदर ऐसी एक्टिविटीज, बच्चों के सामने ऐसी एक्टिविटीज रखना कि वो खुद चूज करें और नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते जाएं। टेक्नोलॉजी का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स का मतलब ये होता है कि जस्ट अ सेकंड, सो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स का मतलब होता है कि आपकी स्कूल की एक्टिविटीज ऐसी हों कि बच्चों को स्कोप मिले कि मतलब यार सोसाइटी में जाके भी बच्चे काम करें। फॉर एग्जाम्पल सोशल सर्विस जो होती है, जैसे आजकल तो रोटरैक्ट क्लब, अच्छा रोटरैक्ट क्लब कॉलेज में होता है, इंटरैक्ट क्लब जो होता है वो स्कूल लेवल होता है। जो रोटरैक्ट इंटरैक्ट क्लब होते हैं स्कूल एंड कॉलेज लेवल पे, ये बच्चों को सोशल सर्विस करवाते हैं। एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, ये सोशल सर्विसेज क्लब है। रोटरैक्ट एंड इंटरैक्ट आर इंटरनेशनल क्लब्स। ठीक है, तो ये बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे जोड़ते हैं और बच्चों को इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। हाँ, थोड़ी फी स्ट्रक्चर इसका होता है, बच्चों को एनुअल फी देनी पड़ती है ताकि वो इंटरनेशनली रजिस्टर करवाएं। आई माई सेल्फ वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ रोटरैक्ट, तो मैं ये बता सकती हूँ कि ये जो क्लब्स होते हैं, ये जो सोसाइटीज़ होती हैं ऐसी, ये बच्चों को समाज के साथ जोड़ती हैं। जब मैंने ऐसी एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करा, आई ऑर्गेनाइज सच एक्टिविटीज़, जब मैंने इसका पार्ट बनने का मुझे मौका मिला, ब्लड डोनेशन, ओल्ड एज होम विजिट, ठीक है, एलपीयू में हमारा बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ था, वहाँ पे हम अलग अलग स्टेट्स के बच्चों से मिले। तो उनके साथ जब आप इंगेज करते हो, इंटरेक्ट करते हो, बहुत कुछ सीखते हो। कम्युनिटी लीडर्स के साथ आपको मिलने का मौका मिलता है, बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी स्पीचेस होती हैं, आप उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस में बैठते हो, बहुत कुछ जानते हो, आप लोगों के व्यू पॉइंट जानते हो। तो दिस इज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे पब्लिक से मिले, कम्युनिटी से मिले, जैसे कि एजुकेशनल टूर हो गए, ये जो क्लब एक्टिविटीज़ हो गई हैं। फिर सेकेंड है टूर, ठीक है, बच्चों को घूमने लेके जाना वहाँ पे। कल्चरल एक्सचेंज, फॉर एग्जाम्पल कल्चरल एक्सचेंज की मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। व्हेन आई वाज इन स्कूल तब एक कल्चरल एक्सचेंज शुरू हुआ था, दो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, तो मैंने नहीं लिया। वो कल्चरल एक्सचेंज था कि कुछ इंडियन बच्चों को सिलेक्ट कर रहे थे 15 to 20 नेशनल लेवल पे, और उनको कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम कहाँ पे जाना था उनका, जापान में। जापान में आपने देखा होगा जो प्रोग्राम आते हैं, नोबिता, ये शिनचैन, ये सारे जापान बेस्ड हैं, और इनका कल्चर भी बड़ा ग्राउंडेड है, ये नेचर लविंग कल्चर है इनका। तो वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज था, जापान के कुछ बच्चे इंडिया में आएंगे, इंडिया के कुछ बच्चे जापान में जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। यहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है दूसरी कंट्री, दूसरी स्टेट्स में, ताकि वो उनके कल्चर को जाने, ठीक है, और कल्चर से सीख के आए और अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करें और अपने स्कूल या कम्युनिटी में आके उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं और लोगों को कल्चरली अवेयर करें। सो नेक्स्ट वन इज टीचर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, बच्चे टीचर्स के साथ मिल के अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट वन इज रिलीजन एंड मॉरल एजुकेशन, रिलीजन और मॉरल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि नो वायलेंस, हेट्रेड नहीं फैलानी, जेलसी नहीं होनी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन करवानी है बच्चों को, मॉरल वैल्यूज जैसे करेक्टर बिल्डिंग, इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, चैनलाइज कैसे करना है, ठीक है, बच्चों में जो बैड हैबिट्स होती हैं, स्मोकिंग, ड्रग्स, इनको हटाना है, इनके बारे में अवेयरनेस करवानी है कि ये बच्चे छोड़ दें। ड्रग अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो चुका है पंजाब लेवल में, ठीक है, पंजाब में एंटी ड्रग अवेयरनेस चलाया जा रहा है बाय आप गवर्नमेंट। ये एक बड़े कमेंडेबल स्टेप्स हैं जो हमारे स्टेट में हो रहे हैं और हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। स्टेट लेवल रैली भी चली थी अभी,
सो आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट रैली। और बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है कि इतनी धूप में जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये हमारे समाज में एक आवाज़ जाती है, ठीक है, कि हम इसके खिलाफ है, हम यूथ नशा नहीं चाहते। तो एक इंटरव्यू भी वहाँ पे प्रेस वाला आया और इंटरव्यू में वो पूछ रहे थे बच्चों से। सो इफ़ आई वुड वर टू से समथिंग, तो मैं ये तो यही कहती कि हमारे देश के, और आप भी ये मानते होंगे, हमारे स्टेट के बच्चों को ना या यूथ को भड़काया जा रहा है गलत वे से, बिकॉज इनको पता है कि हमारे यूथ कैपेबल है, और इनको अगर हम भड़का देंगे, गलत रास्ते पे डाल देंगे, तो ये तो गुमराह हो जाएंगे और इनका देश डूब जाएगा। और यही हमारी चीज़ है जो हमें ऊंचाइयों तक लेके जाएगी, बिकॉज हमें पता है कि ये जो लोग हैं हमारा गलत चाहते हैं और हम इसके गलती का साथ नहीं बनेंगे। सो अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपने सही गलत के फैसले समझें। यू आर मेच्योर इनफ, यू आर नॉट अ यंग चाइल्ड। आपने बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, बच्चे अपने टीचर्स के बारे में सोचें, टीचर्स के साथ फ्रेंडली हो ताकि कुछ भी शेयर करना हो तो कर सके अपनी बात। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू इनकलकेट अमंग चिल्ड्रन, कि अपनी सेहत पे ध्यान दें, बिकॉज हेल्थ इज क्या कहते हैं, टुडे इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। तो सर्वाइव सिर्फ फिजिकली नहीं होगा, मेंटली फिट भी होना चाहिए। तो मेंटली फिट कैसे होगा, आप बच्चे को कुछ भी बोल दो, बच्चा दिल पे लेके बैठ जाएगा, डिप्रेशन में चल जाएगा। डायरी पे लिखा आता है बच्चों के, हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला गया, आपने ऐसा क्या बोला पेरेंट्स की तरफ से, आवर चाइल्ड इज इन डिप्रेशन सो ही शी हैज टेकन लीव। ऐसे ऐसी एप्लीकेशन आती है, आप जरा सोचें, ठीक है। तो हमारे बच्चे जो हैं मेंटली अनस्टेबल हो रहे हैं, तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क अपॉन। तो जब ये बेसिक चीज़ें पूरी होंगी ना, तभी नेशनल इंटीग्रेशन आएगी, इमोशनल इंटीग्रेशन आएगी। सो इन द कंक्लूजन आई वुड जस्ट से यू हैव टू डू योर बेस्ट। द टाइम इज वेरी वेरी क्रिटिकल, दिस टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल। बच्चे भटक सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें सही रास्ते पे लेके आना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करके ही जाना है, बिकॉज आई एम वॉचिंग एवरीबडी, ओके। सो सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो समझ में आई। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, एंड नोट्स चाहिए हो तो मुझे मेल कर देना। रीजनेबल रेट्स पे आपको नोट्स अवेलेबल हैं, फुल फ्लेज्ड, ठीक है। बुक भी नहीं है तो इट्स ओके, ठीक है। तो आपको बस सब्सक्राइब करना है, बिकॉज आई एम वॉचिंग, ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा, नो चांस, जा नहीं सकते सब्सक्राइब करे बिना, ठीक है। एंड आज यूनिट 4 की वीडियो आ जाएगी, लास्ट वाली भी, ठीक है। तो यू आर डन विद द टॉपिक। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।